4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट डालते हैं और वहां वह लक्षद्वीप के अलावा किसी दूसरे आइलैंड, किसी दूसरे देश के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हुए बस भारत के लोगों को यह बोलते हैं कि लक्षद्वीप टूरिज्म के लिए एक बहुत ही सुंदर और शानदार जगह है। पहले के मुकाबले लक्षद्वीप और डेवलप हो चुका है। मैं पूरे देशवासियों से यह गुजारिश करता हूं कि लक्षद्वीप को अपने टूर लिस्ट में जरूर ऐड करें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और देश का प्रधानमंत्री होता तो वह भी अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देता। और भारत तो इतना विशाल देश है, भारत का हर प्रदेश अपने आप में एक देश है, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करता है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करता है। और अगर 2010 से 2021 तक के इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल इन इंडिया का डाटा देखा जाए तो 2010 से 2019 तक आपको बहुत तेजी से यह ग्राफ बढ़ता दिखेगा। हमें पता है 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण टूरिज्म सेक्टर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसके कारण 2020 और 2021 का ग्राफ आपको डाउन दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप डाटा को एनालाइज करते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि टूरिस्ट की संख्या हर साल इंडिया में बढ़ रही है। और यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया खुद अपने टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। और यही स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप के बारे में भी बोला कि हर भारतीय को अपने घूमने की जगह में लक्षद्वीप को जरूर ऐड करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का यह पोस्ट देखने के बाद मालदीव्स के रूलिंग गवर्नमेंट के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स ने अपनी औकात दिखा दी और ऑफेंसिव कमेंट करने लगे। और उन्हीं कमेंट्स को देखकर भारतीय लोग भी बायकॉट मालदीव्स का हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराने लगे। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सामने आए और लक्षद्वीप को प्रमोट किया। थोड़ी ही देर बाद मालदीव्स के करंट रूलिंग पार्टी के एक और मेंबर ने फ्रेंच पोलिनेशिया में स्थित बोरा बोरा आइलैंड का एक सनसेट के दौरान लिया गया फोटो शेयर करते हुए बोलते हैं कि जैसा सनसेट आपको मालदीव में दिखेगा वैसा आप लक्षद्वीप में नहीं देख पाओगे। फिर बाद में लोगों ने उनको याद दिलाया कि यह बोरा बोरा आइलैंड है, यह मालदीव नहीं है। तब जाकर भाई साहब को रियलाइज हुआ कि अरे यार अब तो पोस्ट डिलीट करना होगा। अब आए ना लाइन पे। और यह थोड़ी सी आग सोशल मीडिया पे लगी ही थी कि इसमें घी डालने का काम करती है मालदीव की लोकल न्यूज वेबसाइट। उन्होंने वहां के दिवेही लैंग्वेज में यह लिखा कि इंडिया मालदीव्स के टूरिज्म के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। और इसी कारण मालदीव्स के आम आदमी ने भी बिना किसी त्रुट को जाने सोशल मीडिया की मदद से लक्षद्वीप पर इंडियन गवर्नमेंट पर ऑफेंसिव कमेंट करने लगे। कुछ बुद्धिजीवी लोग तो यहाँ तक बोल दिए कि लक्षद्वीप इंडिया का नहीं बल्कि मालदीव का पार्ट है। जब मालदीव के गवर्नमेंट को यह रियलाइज हुआ कि हमारे जीडीपी का 28% टूरिज्म सेक्टर से आता है और इंडिया सबसे ऊपर है टूरिज्म लिस्ट में, तब उनको लगा कि यार हम तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। और दिखावे के लिए वो अपने 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे इंसिडेंट पर। देखिए, मालदीव का रिलेशन इंडिया के साथ हमेशा से ऐसा नहीं था। मालदीव इंडिया की तरफ ब्रिटिश शासन का गुलाम था, लेकिन हम जहां 1947 में आज़ाद हुए वहीं मालदीव 1965 में आज़ाद होता है। जब वह आज़ाद होता है, इंडिया पहला देश है जो मालदीव को रिकॉग्नाइज करता है। 1988 में जब उस समय के प्रेसिडेंसी संभाल रहे मौमून अब्दुल गायूम के सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए 80 से ज्यादा श्रीलंका से एक आतंकवादी संगठन से मर्सनरीज को पैसे देकर बुलाया गया। और वह मर्सनरीज मालदीव के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, टेलीविजन, रेडियो स्टेशन पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। उसके बाद श्रीलंका के मर्सनरीज प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जहां मालदीव के प्रेसिडेंट गायूम अपनी फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन मर्सनरीज पहुंचे उससे पहले ही मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली को डिफेंस मिनिस्टर के घर ले जाते हैं और वहां से उनको फिर सेफ हाउस शिफ्ट कर दिया जाता है। और इधर जैसे ही प्रेसिडेंट सेफ हाउस शिफ्ट होते हैं, वैसे दूसरी तरफ मर्सनरीज प्रेसिडेंट हाउस पर अपना कब्जा कर लेते हैं और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर को बंधक बना लेते हैं। फिर प्रेसिडेंट गायूम श्रीलंका और पाकिस्तान से मिलिट्री मदद मांगते हैं, लेकिन दोनों देश मना कर देते हैं, यह कहकर कि उनकी मिलिट्री कैपेबल ही नहीं है। फिर सिंगापुर से मदद मांगा जाता है और वह भी सेम रीजन की वजह से मना कर देता है। देन अमेरिका से मदद मांगा जाता है तो अमेरिका यह कहता है कि उनकी यूएस फोर्स को कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे मालदीव्स पहुंचने में। फिर यूनाइटेड किंगडम से संपर्क किया जाता है तो गायूम को यूके एडवाइस करता है कि आप इंडिया से क्यों नहीं मदद मांगते हो। देन गायूम इंडियन गवर्नमेंट को कनेक्ट करते हैं और इंडिया तुरंत बिना किसी कंडीशन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और 16 घंटे के अंदर अंदर पूरे प्लान को बनाकर ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करता है। इंडियन आर्मी आगरा एयरफोर्स स्टेशन से 2000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़कर मालदीव्स के कैपिटल माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। इंडियन आर्मी पहुंचते ही सबसे पहले एयरफील्ड को सिक्योर करती है। फिर वहां से कमांडर्ड बोट की मदद से राष्ट्रपति गायूम को बचाया जाता है। कुछ घंटों के अंदर ही इंडियन आर्मी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। इंडियन आर्मी का हौसला और काबिलियत देखकर मर्सनरीज अपनी बोट उठाकर श्रीलंका की तरफ भागने लगते हैं। जो मर्सनरीज अपने बोट तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको इंडियन आर्मी पकड़कर मालदीव गवर्नमेंट को सौंप देती है और मालदीव गवर्नमेंट का तख्ता पलट होने से बचाती है। आगे चलकर 2004 में सुनामी आता है, तब इंडिया मदद करता है। 2014 में मालदीव्स में वाटर क्राइसिस होता है, तब इंडिया अनकंडीशनल मदद करता है मालदीव्स की।
इंडिया मालदीव्स को बहुत सारे पैसे भी लोन में देता है, मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट भी करता है। इसके साथ साथ इंडिया मालदीव को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन परफॉर्म करने के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन डील करने के लिए, नेशनल डिजास्टर से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है। साथ में भारत मालदीव को एक प्लेन भी गिफ्ट कर देता है, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, सर्विलांस के लिए, ताकि मालदीव के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हो रही इलीगल गतिविधियों पर मालदीव की सरकार एयरक्राफ्ट की मदद से नजर रख पाए। क्योंकि आपको पता है समुद्र में इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग होते रहता है और इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर और एक प्लेन गिफ्ट में देता है। उस हेलीकॉप्टर और प्लेन को ऑपरेट करने के लिए जो टेक्नीशियन, पायलट, मेंटेनर, कुल मिलाकर उस समय 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव गए थे और इंडिया मालदीव के बीच यह एग्रीमेंट भी साइन हुआ था कि जब तक यह 3 एयरक्राफ्ट मालदीव में रहेंगे, हमारे इंडियन आर्मी के कुछ जवान, मेंटेनर और पायलट्स आपके साथ इस मशीन को, इस हेलीकॉप्टर को और इस प्लेन को चलाने में आपकी मदद करेंगे। और 2023 के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पहले मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी पीपुल नेशनल कांग्रेस मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन के साथ एक नैरेटिव फैलाती है कि इंडिया इंडियन ओशियन में ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अगर वह प्रेसिडेंट बन जाते हैं और पावर में आते हैं तो इन सारे 77 इंडियन ट्रूप्स को वह मालदीव से इंडिया भेज देंगे और इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही इंडिया को रोकेंगे। नहीं तो यह 77 लोग कल को आकर हमारे मालदीव्स के लोगों को इन्फ्लुएंस करके यहाँ कब्जा कर लेंगे। कुछ भी। अब आप ही सोचिए दोस्तों, यह कितनी इलॉजिकल बातें हैं। देखिए, मालदीव्स की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो मालदीव की सरकार बोलती है कि मालदीव 100% मुस्लिम देश है, लेकिन इंडिपेंडेंट फिगर की बात किया जाए तो 98.69% मुस्लिम, 0.65% बुद्धिस्ट, 0.29% क्रिश्चियन और 0.29% हिंदू रहते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया की मदद से यह फेक नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, हम इंडिया को बॉयकॉट करना चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों पर सारे लोग रिलीजन की आड़ लेकर कैंपेन में ज्वाइन करते हैं और इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं। आगे चल के 2023 के नवंबर में पीपुल नेशनल कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है और इसी कारण जब प्रधानमंत्री अपने लक्षद्वीप के दौरे पे गए और वहां से उन्होंने सोशल मीडिया की मदद से बिना किसी कंट्री, बिना किसी आइलैंड को हिट करते हुए बस लक्षद्वीप को घूमने के लिए इंडियन लोगों को प्रेरित करते हैं और इसके बाद यह हंगामा होता है जिसके बारे में अभी तक आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे बॉयकॉट मालदीव्स का हैशटैग ट्रेंड करने से और विजिट लक्षद्वीप का हैशटैग ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें ग्राउंड रियलिटी पे काम करना होगा। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात बेस्ड स्मॉल कैप कंपनी है जो 50 टेंट हाउस लक्षद्वीप में डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट जीतती है। उसके साथ साथ प्रवेग जो एक और लग्जरी टेंट रिजॉर्ट्स बनाती है, उसका शेयर प्राइस 3 दिन के अंदर ही 43% इंक्रीज हो जाता है। यह दोनों कंपनी उम्मीद से लक्षद्वीप में डेवलपमेंट और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट हाउस के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी। और लक्षद्वीप में प्रेजेंट रिजॉर्ट्स कमर्शियल एक्टिविटी को ऑफर कर रहे हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट फंक्शंस, और फ्यूचर में इन सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। टाटा ग्रुप भी 2026 तक लक्षद्वीप में ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स ओपन करने की कोशिश कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें वहां की बीचेस पर भी साफ सफाई का ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब आप यह वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने समझाया है कि कैसे टाटा के आईफोन बनाने के बाद आप आईफोन को और कम प्राइस में खरीद सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।